कि कैसे आपने प्रिपरेशन करा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही टेस्ट सीरीज को लेकर के, आपके साथ क्या रहा, क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि नहीं आपके माता पिता ने आपको फुल सपोर्ट किया कि नहीं भैया पहले तुमको जो तुम्हारा ड्रीम है उसको पूरा करना है। तो हाउ टू स्टार्ट फॉर द बिगनर्स, मतलब प्रिपरेशन कैसे वो स्टार्ट करें। और बिगनर्स में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं तो करंट पढ़ाता हूँ, तो मेरे को जो एक सवाल बहुत बड़ा मिलता है, ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी वो पूरी की थी और वो चारों बुक की थी, क्योंकि कई बार ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रेयरली पूछते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि कर लेना चाहिए, तो मैंने 11th-12th की चारों बुक की थी ज्योग्राफी की। और जो पढ़ाई था वो कितना देर आप पढ़ती थी? जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम 20-20 घंटे पढ़ते थे, तो आपको क्या लगता है कि एक एवरेज अगर मैं देखूं? करंट अफेयर्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली मैगज़ीन्स बहुत बल्कि लगते थे और उनमें इतना फैक्ट्स होता था और मैं फिगर आउट नहीं कर पाती थी कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये याद करूँ या नहीं करूँ। स्टडी आईक्यू पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो आज यहाँ पर हमारे साथ 70th बीपीएससी में रैंक 10 प्रिया है, और प्रिया ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहली बार पहली प्रयास में ही इन्होंने 10वीं रैंक हासिल की है और इनको एसडीएम का पद जो है वह मिला है। तो सबसे पहले तो प्रिया बहुत बहुत बधाई आपको, और पूरी स्टडी आईक्यू की टीम, इवन मैं तो कहूँ तो पूरे बिहार के साइड से आपको बधाई। थैंक यू सो मच। तो प्रिया आज हम लोग बस ये बात करेंगे ना कि कैसे आपने प्रिपरेशन करा, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही मैगजीन्स को लेकर के, इन सारे न्यूज़पेपर्स को लेकर के। तो इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और तो मैं बस चाहूंगा प्रिया कि आप थोड़ा सा अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से हैं और आपने कैसी पढ़ाई करी है, तो फिर वो हमारे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिशियल रहेगा। मेरा नाम प्रिया है। मैंने 78 बीपीएससी में 10th रैंक सिक्योर किया है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा बिहार से ही की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद एक साल का ब्रेक लेने के बाद मैंने अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी में। ओके। तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के पहले तो काफी, एक तो काफी डिले के बाद रिजल्ट आया कि ये चल रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद रिजल्ट के दिन ऐसा हुआ कि अब चेयरमैन साहब जो है वो लंबा एक स्पीच दे रहे थे, तो उसमें तो जो धक-धक वाला जो होता है, नर्वस जो 90s जिसको कहते हैं, तो नर्वस वाला मामला था, नर्वसनेस वाला था। तो उसके बाद जो है जब आपने रिजल्ट में अपना नाम देखा, जब रोल नंबर सर्च किया, तो व्हाट वाज योर एक्सप्रेशन और कौन थे आपके साथ उस समय? वो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद रिज़ल्ट नहीं देखा था। जी। मैं तो नॉर्मली बैठी हुई थी, पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है, तो बस बैठी हुई थी और मेरी कज़िन थी, उसके साथ बैठी हुई थी और ऐसी बातें कर रही थी। तो फिर मुझे फ़ोन आता है, तो किसी प्रेस वाले का था, उन्होंने बोला कि नाम वगैरह बताया और बोला कि आपकी 10th रैंक आई है। मैंने कहा पर अभी तो पीडीएफ नहीं आई है, तो आप तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आप सच बोल रहे हो। फिर 2-3 बार सेम कॉल आया, मतलब दूसरे और प्रेस वालों की तरफ से, तो उन्होंने बार-बार जब बोला तो मैं उनको बोल रही हूँ कि पीडीएफ तो नहीं आई है, बट फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मतलब मान लेते हैं। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, फिर थोड़े टाइम बाद जब पीडीएफ आई और जब फिर से खुद से चेक किया, तब जाके मैंने मम्मी को बताया, फिर बहुत खुश हुए और फिर ऐसे खुशी के आँसू और रोने लग गए। तो तो वो फिर तो एक घरवालों इमोशनल को मोमेंट बताया, रहा हाँ, होगा, नहीं? इमोशनल मोमेंट उसके बाद फिर बहुत। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी ना, और जैसा आपने बताया कि आप तो अभी हाल में ही असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो एग्जाम था उसमें भी आप लिस्ट में आई थी। हाँ जी। तो और उसके बाद सीधा एसडीएम, और वो भी रैंक 10, क्योंकि बोलते हैं ना टॉप 10 आ गया, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। यस। तो माता पिता को तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी मिली होगी। बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही रिज़ल्ट आया था असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसमें ही वो बहुत ज़्यादा खुश थे और कि चलो सिलेक्शन हो गया फाइनली, और अभी जब रिज़ल्ट आया तो दुगनी खुशी हो रही थी कि बहुत। बिल्कुल। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि जो ये सिलेक्शन हुआ, तो इसमें आपको जो सबसे बड़ा योगदान है वो आपका किसका रहा? कैसे आपने इसकी तैयारी शुरू की और कैसे आपको इसका मोटिवेशन मिला? थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप बता पाए, चाहे बी इट विद फैमिली, बी इट अ टीचर, जो भी आपको लगता है कि आपको, बी इट अ फ्रेंड, जो भी। तो सबसे ज़्यादा तो मम्मी और दादी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मतलब वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं। उसके बाद मेरे एक चाचा जी हैं जो खुद भी तैयारी करते थे यूपीएससी की और बीपीएससी की भी तैयारी करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और बचपन से ही उन्होंने ऐसे बताया कि जनरलिस्ट क्या होता है, स्पेशलिस्ट क्या होता है, तो मुझे बताते थे कि जनरलिस्ट बनना तुम ये। तो तब तो मैं छोटी थी तो इतना नहीं समझती थी, स्कूल में थी। तो फिर बाद में जब 9th-10th में आई तो फिर ये चीज़ें जब थोड़ा बहुत देखा और उनको देखा सिलेक्ट होते हुए, वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुए थे रीजनल डायरेक्टर के, जॉइंट डायरेक्टर के रूप में।
तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया, और वही पढ़ाई को लेकर के तो वही रोल मॉडल रहे थे, तो उन्होंने Okay. इंस्पायर किया। तो मतलब कि आपको बचपन से चाचा जी ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हाँ, कि पढ़ाई के लिए उन्होंने। यस। और जो तैयारी के दौरान बहुत बार होता है ना कि जो महिलाएं हैं उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, उन पर एक बिना कहा हुआ एक दबाव रहता है शादी का, कि उम्र हो रहा है, जल्दी जल्दी जो करना है सो करो। तो क्या मतलब कि आपके साथ क्या रहा, क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि नहीं आपके माता पिता ने आपको फुल सपोर्ट किया कि नहीं भैया पहले तुमको जो तुम्हारा ड्रीम है उसको पूरा करना है? इस मामले में भी फुल सपोर्ट था, और अगर रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो बोलते थे कि जैसे एज हो रही है या शादी कर दो, या फिर अब तो ग्रेजुएशन कर लिया अब कर देना ये वो, तो हमेशा ही बोलते नहीं नहीं नहीं, पहले पढ़ाई करेगी, जॉब वॉब करेगी, उसके बाद ही करेंगे। तो वो खुद ही मना कर देते थे, मुझसे बात आने ही नहीं देते थे, तो वो अच्छी चीज वो थी। तो अच्छी चीज थी ना। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है उसमें? उसमें ये होता है कि वो रिलेटिव आज जो है वो पूरा खुश होंगे कि हाँ अच्छा आज तो प्रिया जो है वो तो रैंक ले आई। हाँ, और उस समय जो है वो ताने देने का काम वो होता है, तो क्योंकि शादी के लिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार जब अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, इवन आपका तो बीपीएससी में पहला ही प्रयास था, लेकिन चूंकि तैयारी में एक समय तो लगता ही है, और ये तैयारी भी धैर्य की तैयारी है, तो उस समय तो ऐसा होता ही है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए अभी तो आने वाले समय में 72nd बीपीएससी भी है, और जैसे 70th बीपीएससी का आपने इंटरव्यू भी दिया, मतलब 70th बीपीएससी का फाइनली हो गई, और 71st बीपीएससी का तो मेंस जो है वो आपने दिया है, तो 70 भी निकाला आपने, प्रीलिम्स 71 भी निकाला, 72 भी अब शायद देती तो निकालेंगे, लेकिन अब तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इस प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी में मैं दो पोर्शन पर बात करूंगा। एक पोर्शन तो आपको पता है कि स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन इन द सेंस जैसे जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब टाइप का, और एक पोर्शन है डायनेमिक पोर्शन जिसमें इकोनॉमी का पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स एक बड़ा रोल प्ले करता है, और एक पोर्शन जो है वो साइंस का, साइंस टेक का, क्योंकि कुछ कुछ सवाल साइंस टेक से आते हैं। तो कैसा आपका लगता है कि दोनों पोर्शंस को थोड़ा सा आप अगर हाईलाइट कर पाए? आप स्टैटिक पोर्शन से स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में जैसे पहले पॉलिटी की अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत, उसके लिए मैंने पढ़ा था, और बहुत अच्छे से, मतलब काफी बार रिवाइज किया था उसको। उसके बाद हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम किया था। फिर जब इकोनॉमी था, इंडियन इकोनॉमी, तो उसके लिए मृणाल से पढ़ाई की थी, लेकिन सारे पिलर नहीं पढ़े थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट पिलर उसका बहुत अच्छे से किया था, और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पिलर आता है, एंड के साइड में होता है, तो वो किया था अच्छे से। उसके बाद बजट किया था, इकोनॉमिक सर्वे किया था, बिहार का भी और इंडिया का भी। उसके साथ साइंस के लिए मैंने 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, दोनों ही। फिर साइंस में क्योंकि थोड़ा और फैक्चुअल होता है और इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं साइंस के, तो उसके लिए लूसेंट की हेल्प ली थी। लेकिन सारी चीजें याद नहीं की थी, मतलब जो जैसे वाइटामिन का जो सेक्शन होता है उसमें से ऐसे पूछ देते हैं कि विटामिन ए को क्या कहते हैं, ये वो। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं वहां से ट्राई किया था कि यहाँ से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद और कौन सी सब्जेक्ट बच गए हो, और तो आई थिंक ज्योग्राफी बच गया, करंट ज्योग्राफी। अफेयर्स हाँ, बच गया। हाँ, ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी वो पूरी की थी, और वो Okay. चारों बुक की थी। क्योंकि कई बार ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रेयरली पूछते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि कर लेना चाहिए, तो मैंने 11th-12th की चारों बुक की थी ज्योग्राफी की। फिर यही रहा था। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए मैंने तो कोई ऐसे बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बल्की हो जाता है और बहुत फैक्ट्स का वो हो जाता है, याद नहीं हो पाता, तो और मुझे नहीं होते थे इतने सारे फैक्ट्स याद। तो मैंने फिर आपकी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे जो अवेलेबल थी, तो उन्हीं वीडियो से काफी हेल्प मिला था, और और वही एक मेरा करंट अफेयर्स का सोर्स रहा था, और जो बिहार की स्पेशल चीजें हैं ओके। उसका। तो और ये जो आपका एक पोर्शन बच गया बड़ा, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री वाला जो है वो, तो उसके लिए आपने क्या, जैसे एक कॉमन किताब है स्पेक्ट्रम, तो क्या हिस्ट्री के लिए क्या आपका सोर्स रहा? स्पेक्ट्रम से ही पढ़ाई की थी। उसके ओके। साथ साथ थोड़ा बहुत जो एंशिएंट मिडिवल का आता है पार्ट, वो थोड़ा बहुत मैंने लूसेंट से देखा था, बट बहुत ज्यादा फोकस उस पे नहीं किया था, स्पेक्ट्रम से ही जो याद हुआ तो था। जैसे एक तरह से यूपीएससी की आपकी तैयारी रही थी, प्लस आपने इधर से करंट अफेयर्स मान लो मेरे से कर लिया, तो एक पोर्शन और भी बच गया, जैसे बिहार स्पेशल, बिहार जीके का भी एक सेगमेंट है, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी में तो चाहे वो मेंस हो तो आपको हर जगह पे एक एंगल बिहार स्पेशल का जोड़ना पड़ता है, और प्रीलिम्स में तो ठीक ठाक सवाल पूछ ही लेता है। तो उसके लिए फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई बिहार स्पेशल के लिए? बिहार स्पेशल के लिए जो करंट वाला पार्ट था वो तो फिर आपकी हाँ, ही वीडियोस देखी थी मैंने। उसके अलावा जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, वो एक बुक थी बिहार समग्र करके थी, तो उसमें सारा बिहार का दिया हुआ था कि रिवर्स कहाँ से है, ज्योग्राफी क्या है, ये सारी चीजें जो स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं। तो उस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, और उसको ये ट्राई किया था कि फैक्ट्स हैं तो इनको रट लूं, क्योंकि फैक्चुअल ही क्वेश्चंस आते हैं, तो उस बुक ओके। का सहारा लिया। इसके बाद अगर ये पूछा जाए कि क्या आपने जो है वो बहुत बार सवाल ये होता है कि क्या आपने ऑनलाइन सोर्सेस का सहारा लिया, या फिर क्या आपने कोई कोचिंग करी,
कैसे मतलब आपने ये क्लियर किया? इसके लिए आप जो भी है बिल्कुल आप उसको बता सकते हैं बच्चों को। ऑनलाइन कोई कोर्स तो नहीं करी थी, कोचिंग भी मैंने कोई भी कोचिंग नहीं जॉइन करी थी। क्लासेस यूट्यूब पे ही रेफर किया था, और टेलीग्राम पे जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं जिसमें फ्री रिसोर्सेज आते रहते हैं। तो वो स्पेसिफिकली तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मतलब नेम भी नहीं होता है। कई बार बस ऐसे ही हाँ, नोट्स हाँ, मिल हाँ, जाते समझ हैं रहा कि हूँ मैं। कोई सब्जेक्ट से हुँ, रिलेटेड हुँ। नोट्स मिल गए। तो वो मैं करती थी कि उसमें से ही देख लेती थी अगर कुछ ठीक लगता था तो। और एक टॉपर थे, मुझे याद है, मंदार पटकी उनका नाम था। वो बहुत पहले शायद उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, तो उनके ना बहुत शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे। तो हिस्ट्री और इन पॉलिटी के लिए मैंने उसको बहुत कि रटने के लिए हुँ, अगर हुँ। बाद में रिवाइज करना हो तो उससे कर सकते हैं। तो उनके नोट्स को मैंने रेफर किया था। ओके। तो ऑनलाइन सोर्सेस में बेसिकली जो है जैसे आप यूट्यूब का जो है वो सहारा ली। हुँ। जैसे आप बता रही थी कि यूट्यूब के लिए तो करंट अफेयर्स ही मेनली आपने हुँ, देखा। हुँ। अगर मैं पूछूं कि टेस्ट सीरीज, क्योंकि जैसा आप आज बता रही थी कि टेस्ट सीरीज जो है वो भैया वो आप नहीं लगाई। तो टेस्ट सीरीज के मामले में क्या रहा थोड़ा सा, चाहे चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हो या मेंस का टेस्ट सीरीज हो, क्या आपने टेस्ट सीरीज दिया या कैसे उसके लिए करा? टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लगाई, कोई भी मैंने टेस्ट नहीं दिया। एक बार मुझे एक मतलब एक साइंस का टेस्ट मुझे मिला था, ऑनलाइन मिला था, या अभी तो एग्जैक्टली याद नहीं। साइंस का टेस्ट मिला था, तो हम्म। मैंने उसको बनाने का ट्राई किया, और मुझे समझ आ गया कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस पूछे थे हाँ। उसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं पीवाईक्यू करूंगी तो मुझे ज्यादा हेल्प मिलेगा, और टाइम, क्योंकि मेरे पास प्रीलिम्स के लिए भी 3-4 महीने ही थे, मेंस के बीच में भी जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट से तो 3 महीने का ही टाइम था। तो मैंने टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि टाइम कम था। तो वो मान लीजिए कि मतलब टाइम की वजह से भी मैंने किया, हम्म। और दूसरा कि मुझे लगा कि अगर पीवाईक्यू अगर कर लूंगी अच्छे से तो वो हेल्प हो जाएगा। तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए भी पीवाईक्यू ही किए, 10 साल के क्वेश्चन, और हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे। हम्म। तो वो मुझे लगा कि चलो ये हेल्पफुल हो सकता है। और जो मेंस के जब मेंस आया तो फिर पीवाईक्यू लिखना था, तो एक फ्रेंड थी मेरी, ओके, उसके तो साथ लिखा मेंस का डिस्कस। भी आपने जो है वो पीवाईक्यू ही हाँ, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस किया। प्रॉपर। तो एक फ्रेंड का था तो उसमें आप लोग तो एक्सचेंज करते होंगे कॉपीज। हाँ, कॉपीज़ एक्सचेंज करते थे, हम आंसर डिस्कस करते थे, और अच्छा हो तो गुड भी लिख देते थे ऐसे। ओके, ओके। तो हाँ, आपस में ये बेसिकली ये डिस्कशन था। हाँ। तो जैसे अभी हाल में एक जो बहुत बड़ा सवाल बच्चों के लिए आता है कि बिगिनर्स, तो हाउ टू स्टार्ट फॉर द बिगिनर्स, मतलब प्रिपरेशन कैसे वो स्टार्ट करें। और बिगिनर्स में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं तो करंट पढ़ाता हूं, तो मेरे को जो एक सवाल बहुत बड़ा मिलता है। अब बिगिनर्स के साथ क्या होता है ना कि जब उसको पहले दिन वो करंट अफेयर्स पढ़ता है, उसको अगर न्यूज़पेपर आप बोल दीजिए तो उसको उसमें लिखा हुआ मिलता है, मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा। आरबीआई लिखा है तो वो भी नहीं उसको समझ में आता है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। तो बिगिनर्स को आप कैसे सलाह देंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? बिगिनर्स को तो सबसे पहले ये मैं बोलूँगी कि एक बार सिलेबस देख लो, क्योंकि बहुत डिटेल सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्पफुल होती है। तो सिलेबस देख लो तो पता चल जाएगा कि जनरल साइंस लिखा है, साइंस एंड टेक नहीं लिखा, तो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस नहीं आएँगे, रेयरली आएँगे। तो इसीलिए कि एक बार पीवाईक्यू देख लो, और उसके बाद सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चन जैसे कि बोला कि रिपीट होते हैं, तो रिपीट होते क्वेश्चन तो पता चल जाता है। उसके बाद फिर ये है कि एक प्रॉपर रूटीन बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। क्योंकि मैं करती थी कि जैसे मैं डेज़ डिवाइड कर देती थी कि 5 दिन में मुझे हिस्ट्री का रिवाइज़ करना है, या फिर 10 दिन में मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है इन इनको मिला के। और मैं एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, प्रीलिम्स के टाइम पे भी, और मेंस के टाइम पे होता था तो मैं करंट का वो करती थी, और एक स्टैटिक पे रखती थी। तो 2 सब्जेक्ट उठाती थी, फिर उसको पढ़ती थी। तो ऐसा ही मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है, तो 2 सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं स्टार्ट। और पहले एक बार सारे बुक्स पढ़ लो। एक बार रीडिंग मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार रीडिंग डालो, और उसके बाद बार-बार उसका रिवीजन करो। ये हो जाएगा। और दूसरा ये सजेस्ट करूँगी कि न्यूज़पेपर के लिए जैसे कई बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती। तो उसके लिए अगर कोई जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने बताया, अगर वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी यूट्यूब पे बस सर्च करो बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन चाहे किसी भी चैनल पे आए, कुछ भी आए, ठीक-ठाक अगर व्यूज़ वगैरह हैं तो उसको एक बार देख लो जो सही से समझा दे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें हेल्प करती ओके, हैं। यस, जो मतलब कीवर्ड्स जो भी जहां पर भी हाँ, दिक्कत हो रही है। कीवर्ड्स। हुँ। बिल्कुल। और जो पढ़ाई था वो कितना देर आप पढ़ती थी? जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम 20-20 घंटे पढ़ते थे, तो आपको क्या लगता है कि एक एवरेज अगर मैं देखूं तो किसी दिन ज्यादा भी होता हो किसी दिन कम होता हो, लेकिन एक एवरेज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है? वो तो है सर, ह्यूमन लिमिट होता है, तो हाँ। एवरेज मैं 7-8 आवर्स पढ़ती थी। ओके। और जब मेंस आया था ना, क्योंकि मेरा मतलब बीपीएससी का तो फर्स्ट मेंस हम्म। था, और मैं थोड़ा ऐसा हो गया था कि टाइम भी 3 ही महीने है, सब कुछ कवर करना है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया था, और उसी टाइम पे मेरा सीएपीएफ का भी इंटरव्यू था। तो साथ-साथ मैंने 10-11 घंटे ट्राई किया था कि मैं मैक्सिमम डेज़ में 10-11 घंटे पढूँ, क्योंकि बहुत प्रेशर सा फील हो रहा था, और वो तो उस टाइम पे देना ही था। तो उस टाइम पे बस एक्सटेंड किया था, बाकी नॉर्मल ही रहता था, 7 घंटे, 6 घंटे ऐसे ही रहता ओके। था। तो
अब जैसे देखिए 72nd बीपीएससी आने वाला है, तो 72nd बीपीएससी में जो बहुत बड़ा एक हर्डल है, चैलेंज है, क्योंकि चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे एक फील होता है, तो ये एक ना करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा जो है वो सेगमेंट भी है और एक बहुत डायनेमिक सेगमेंट भी है। तो चूंकि 72nd बीपीएससी के लिए छात्र ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे करें, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप मैगजीन भी नहीं पढ़ती थी, तो कैसे आपने करंट अफेयर्स को करें, आप उनको क्या सजेशन देंगी, ये बस बताइए। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली मैगज़ीन्स बहुत बल्की लगते थे और उनमें इतना फैक्ट्स होता था और मैं फिगर आउट नहीं कर पाती थी कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, ये याद करूँ या नहीं करूँ। तो इसीलिए आपकी वीडियोज़ देखती थी कि हेल्प हो जाएगा कि एटलीस्ट बैकग्राउंड भी पता चल जाएगा और उससे अगर एलिमिनेशन करना है तो वो भी आ जाएगा। तो सजेस्ट तो मैं यही करूँगी कि अगर मतलब नॉट स्पेसिफिकली, लेकिन अगर उनका जो भी मन है, जो भी चैनल में वो कंफर्टेबल है या जो भी उनको ठीक लग रहा है, उनका चैनल लो और उसका मतलब जैसे मैगज़ीन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़े, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि एक बार एक्सप्लेनेशन देख लो। चीज़ों को मतलब पहले वीडियो के फॉर्म में देखना थोड़ा ईज़ी रहता है और फिर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है तो समझ आ जाता है। उसके बाद फिर मैगज़ीन से उसको वो कर सकते हैं कि चूंकि सपोर्ट हम कर लोग सकते अपने हैं। वीडियोस में बिहार वाले पोर्शन को भी कवर करते हैं, तो हाँ, वो फिर बच्चों के लिए इजी हो जाता है कि भाई वहीं पर एक इंडिया में मिल गया, वहीं पर बिहार में बिहार मिल में गया, हाँ। तो वो एक अच्छा बात हो जाता है। तो लास्ट में बस यही मैं बोलूंगा कि आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके लिए अगर कोई भी वैसी जब तैयारी के लिए कोई भी आपको लगता है कि एक वन वर्ड में आप उसको अगर डिफाइन करें, उनको अगर आप मोटिवेट करें, तो लास्ट में बस मैं चाहूंगा ये। लास्ट में तो मैं यही बोलूँगी कि क्योंकि एग्ज़ाम का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है और कई बार पता नहीं होता क्या होगा, रिज़ल्ट वग़ैरह का क्या कब आएगा, कैसे आएगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है रखना और खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि अगर एक बार आपका जैसे एक बार प्रीलिम्स हो गया, तो अगर नहीं भी हो रहा है तो भी ये सोचो कि इस बार नहीं हो रहा तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो यही है कि भरोसा रखो खुद पे, भगवान पे और वही पेशेंस रखो। तो देखिए प्रिया ने भी स्पष्टता से आपको बताया कि किस प्रकार से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक भरोसा अपने आप पर, एक पेशेंस, और किस प्रकार से इनकी प्रिपरेशन जर्नी रही है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है। और मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे इसको देखें और फिर इनसे मोटिवेशन लें और समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रिया। थैंक यू।